नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आकांक्षा ठाकुर आपके साथ। खबरों की शुरुआत करेंगे सुर्खियों से। दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र। दल बदल कानून में संशोधन के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की पहल पर दिया जोर। दल बदलुओं को 6 साल तक कोई भी चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग। राजस्थान में बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय का मामला गरमाया। बीजेपी विधायक दिलावर ने दोबारा दायर की याचिका। बीएसपी भी बुधवार को जाएगी राजस्थान हाईकोर्ट। सत्र के लिए गहलोत कैबिनेट ने तीसरी बार भेजा प्रस्ताव। बोले मंत्री खाचरियावास, केंद्र के इशारों पर काम ना करे राज्यपाल। तानाशाही नहीं, संविधान से चलेगा देश। अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन की तैयारियां तेज। ओवैसी बोले राम मंदिर के भूमि पूजन में पीएम मोदी का शामिल होना संवैधानिक शपथ का उल्लंघन। और सुशांत राजपूत आत्महत्या केस में नया मोड़। सुशांत के पिता ने गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर पटना में कराई एफआईआर। जांच के लिए मुंबई पहुंची पटना पुलिस। राजस्थान में सीएम गहलोत के आवास पर कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें राज्यपाल को तीसरी बार विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव भेजा गया। साथ ही राज्यपाल से अपील की गई कि उन्हें कैबिनेट द्वारा दी गई सलाह माननी होती है, वरना राज्य में संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है। उधर कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद गहलोत सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बयान दिया कि हमें बहुमत साबित करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार पहले से ही बहुमत में है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि हमने तीसरी बार विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए प्रस्ताव भेजा है। अगर नहीं माना गया तो एक बार फिर कैबिनेट बुलाकर प्रस्ताव भेजेंगे, और अगर फिर भी नहीं माना जाएगा तो हम केंद्र सरकार से बोलेंगे कि आप सीआरपीएफ की टुकड़ी भेजकर हमें जेल में डाल दीजिए। जब राजस्थान में चुनाव होंगे तो हम फिर जीत कर आएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले भी 2 बार कैबिनेट की ओर से विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव दिया जा चुका है, लेकिन राज्यपाल कलराज मिश्र ने इन्हें स्वीकार नहीं किया है। राज्यपाल की ओर से कोरोना संकट, विधानसभा में व्यवस्था और कुछ अन्य सवाल उठाए गए हैं, जिसके चलते राज्यपाल और राज्य सरकार में अनबन की स्थिति बनी हुई है। उधर कांग्रेस के बड़े नेता राज्यपाल के कदम के पीछे दबाव बता रहे हैं। जो राज्यपाल साहब की जो क्वेरी आई थी वो सिंपल क्वेरी है, जो नॉर्मल जवाब है। हालांकि क्वेरी करने का राइट ही नहीं है कानून में, लेकिन फिर भी उनका सम्मान रखते हुए क्वेरी का बहुत अच्छा जवाब दिया है। अब राज्यपाल साहब को तय करना है कि राजस्थान के 7.5-8 करोड़ लोगों की भावना, राजस्थान के बेटों की भावना, हर राजस्थानी की भावना को समझे। भारत की सरकार बीजेपी राजस्थान का और राजस्थानी का अपमान कर रही है। चुनी हुई कांग्रेस की सरकार 100 से ज्यादा विधायकों को लेकर जाती है, हाथ जोड़ती है, हाथ जोड़कर कहती है ये हमारा बहुमत है। वो खुद कहते हैं हाँ आपके पास बहुमत है। विधानसभा फ्लोर पे जाने की बात करती है और पूरी बीजेपी कांग्रेस के बागियों की गुलाम बनकर काम करती है। आज बीजेपी के लोगों को कांग्रेस के बागी यदि ये कहते हैं अभी विधानसभा सत्र मत होने दो, तो विधानसभा सत्र नहीं हो, कितना टाइम उनको दिया जाए जिससे और लोगों को तोड़ दे, एक भी व्यक्ति टूटने वाला नहीं है। उधर बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों के खिलाफ बीएसपी की तरफ से बुधवार को राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। बीएसपी की मांग है कि इन सभी विधायकों की सदस्यता खत्म हो। इसके पहले बीएसपी की तरफ से इन सभी विधायकों को कांग्रेस को वोट नहीं देने को लेकर व्हिप जारी हुआ था, लेकिन बीएसपी से कांग्रेस में गए विधायक ये मानने से इनकार कर रहे हैं कि उन्हें इस तरह का व्हिप जारी होने का कोई नोटिस मिला है। पिछले कुछ समय से बीजेपी के पक्ष में बयान देने वाली बीएसपी प्रमुख मायावती ने गहलोत सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से कानून का उल्लंघन कर हमारे विधायकों को अपनी ओर किया गया। हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। मायावती ने कहा कि हम सीएम गहलोत को सही मौके पर सबक सिखाने का इंतजार कर रहे थे। अब हमारी पार्टी ने कोर्ट में जाने का उचित समय पर ये सही फैसला लिया है और इस मामले को हम ठंडा नहीं पड़ने देंगे और इस मामले को हम आगे तक ले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जाएंगे। लेकिन इस बार हमने ये तय कर लिया है कि कांग्रेस ये जो बार बार गलत कार्य कर रही है, संवैधानिक कार्य कर रही है, इसको सबक सिखाना
बहुत ज़रूरी है। राजस्थान के मुद्दे पर बीएसपी कांग्रेस पर हमलावर है तो कांग्रेस भी पलटवार करने में देर नहीं लगा रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है कि भाजपा के अघोषित प्रवक्ताओं ने भाजपा को मदद की व्हिप जारी की है, लेकिन ये केवल व्हिप नहीं है बल्कि लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने वालों को क्लीन चिट है। उधर बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने राजस्थान हाई कोर्ट में नई याचिका लगाई है। ये याचिका बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ लगाई गई है। इस मामले को लेकर मदन दिलावर ने पहले भी याचिका लगाई थी, जिसे सोमवार को ही कोर्ट ने खारिज कर दिया था। दरअसल बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ स्पीकर सीपी जोशी के सामने दायर याचिका पर कार्रवाई नहीं होने को राजस्थान हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट में याचिका दायर होने के बाद स्पीकर ने मामले को निस्तारित कर दिया था। इस वजह से हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। मदन दिलावर ने अपील की थी कि इन 6 विधायकों को दल बदल कानून के तहत विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करें, लेकिन स्पीकर ने कोई कार्यवाही नहीं की। ग्रसित था। हम आज हमने नई याचिका लगाई है और यही ग्राउंड लिया है कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने हमको सुना ही नहीं, और जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि छोटी मोटी जो गलतियां होती है उनको ठीक कराया जा सकता है या उनको नजरअंदाज करते हुए मेरिट पर तय करना चाहिए। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने दल बदल कानून में संशोधन के लिए राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि हर हाल में सत्ता पाने के लिए किए जा रहे दल बदल ने भारतीय लोकतंत्र को दागदार बना दिया है। धन और कुर्सी के प्रलोभन में आकर विधायक सांसद जिस तरह इस्तीफा देकर या दल के टुकड़े करते हुए दल बदल कर रहे हैं, ये स्वस्थ लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और गोवा दल बदल की आंच से झुलसने वाले राज्य हैं, जो हमारे सामने दल बदल मामले के सबसे ज्वलंत उदाहरण हैं। राष्ट्रपति से अनुरोध करते हुए उन्होंने लिखा है कि भारतीय लोकतंत्र को दल बदल के दलदल से बचाए जाने की महती आवश्यकता है। दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रपति से गुहार लगाते हुए लिखा कि भारतीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए दल बदल विरोधी कानून में परिवर्तन के लिए कृपा पूर्वक सर्वदलीय बैठक बुलाने की पहल की जानी चाहिए। मैं अनुरोध करता हूं प्रधानमंत्री जी से और सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से, इस पर गंभीरता से विचार विमर्श होना चाहिए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाना जाना चाहिए और कोई भी व्यक्ति अपने जिस पार्टी से वो चुना हुआ है उसे अगर वो छोड़ता है तो न केवल उसकी सीट खाली हो, लेकिन 6 साल तक वो कोई चुनाव ना लड़ सके और कोई भी लाभ के पद पर वो ना आ सके, इसका बंधन होना चाहिए। तभी जाकर हम दल बदल को रोक पाएंगे। दल बदल शुरू हुआ था 1967 के बाद, जब राज्य सरकारों में दल बदल के साथ बदल के सरकार बनाई गई, आया राम गया राम की संज्ञा दी गई और उस बात से चिंतित होकर राजीव गांधी जी ने 1985 में दल बदल कानून लाए थे। लेकिन वो दल बदल कानून में भी कुछ परिवर्तन हुआ। आज ये समस्या और ज्यादा गंभीर हो गई है। रुक करेंगे कुछ और खबरों का। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित अयोध्या यात्रा का विरोध किया है। ओवैसी ने कहा है कि बतौर प्रधानमंत्री अयोध्या में भूमि पूजन कार्यक्रम में उनका शामिल होना संवैधानिक शपथ का उल्लंघन होगा। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री का आधिकारिक रूप में भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होना उनके संवैधानिक शपथ का उल्लंघन है। धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। हम इस बात को नहीं भूल सकते कि बाबरी 400 सालों तक अयोध्या में खड़ी थी और 1992 में इसे एक आपराधिक भीड़ ने ढहा दिया था। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 अगस्त को अयोध्या जाने का कार्यक्रम है। यहाँ पर वो राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इसमें राम मंदिर आंदोलन से जुड़े कई लोगों को न्योता दिया है। बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण की वजह से अयोध्या में मेहमानों की संख्या 200 तक सीमित रखी गई है। हर प्रधानमंत्री को अगर वो किसी मजहब को मानता है तो उसको उस पर मजहब पे चलने का पूरा इख्तियार है, मगर प्रधानमंत्री एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी हैं। प्रधानमंत्री एक संविधान से जुड़े हुए हैं और वो संविधान का सेकुलरिज्म से, बेसिक स्ट्रक्चर से उसका ताल्लुक़ है।
और अगर प्रधानमंत्री वहाँ पर जाएंगे बहैसियत प्रधानमंत्री, तो यकीनन ये एक मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री एक बिलीफ को और एक फेथ को प्रमोट कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री को जाना है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाए, उसका लाइव टेलीकास्ट ना कराएं, उस पर कोई रोक टोक नहीं। उधर कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में डोंगफेंग कंपनी को काम देने पर केंद्र सरकार को घेरा है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि डोंगफेंग नाम की कंपनी का पाकिस्तान से विशेष लगाव है और कई मामलों में इस पर भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं। साथ ही एक ऐसी कंपनी है जो सीधे चीनी सेना को रिपोर्ट करती है। ऐसे में इसको जम्मू कश्मीर में काम देना बहुत संवेदनशील मामला है और इससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा है। जम्मू कश्मीर में जो स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका जिस कंपनी को मिला, उस कंपनी ने रिमोट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ठेका डोंगफेंग को दे दिया। सब कॉन्ट्रैक्ट ये वाला जो हिस्सा है स्मार्ट मीटर्स लगाने का, वो उसने डोंगफेंग कंपनी को दे दिया है। उक्त ठेका ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ऊर्जा मंत्रालय ने दिया है। स्मार्ट मीटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रेडियो फ्रीक्वेंसी अथवा रिमोट कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। ऐसा महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील काम एक बेहद संवेदनशील इलाके में, कश्मीर में, ऐसी कंपनी को दे दिया जाए जो सीधे सीधे चीन की सरकार और सेना को रिपोर्ट करती हो, तो यह विषय राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए बहुत ज्यादा गंभीर माना जाना चाहिए। 2017 में भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद श्री जी किशन रेड्डी, जो आज गृह राज्य मंत्री हैं, 2017 में उन्होंने लगातार ट्वीट किए इस कंपनी के खिलाफ और अपनी ही सरकार को आगाह किया इस कंपनी के विरुद्ध कि भैया सुरक्षा के लिए खतरा है, डोंगफेंग नामक कंपनी को भारत में बहुत काम मिल रहा है, अपनी ही सरकार के खिलाफ। और आज वह गृह राज्य मंत्री हैं। आज वही सरकार जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाके में 2 लाख मीटर स्मार्ट मीटर्स, जम्मू में और श्रीनगर दोनों में 1-1 लाख मीटर्स का काम जिस कंपनी को दे रही है, वो कंपनी आगे डोंगफेंग नामक इसी कंपनी को आरएफ टेक्नोलॉजी का काम दे रही है। विशेषज्ञों का क्या मानना? उनका यह मानना है कि इस टेक्नोलॉजी के जरिए दुश्मन जब चाहे उस इलाके में ब्लैकआउट कर सकता है। उपभोक्ताओं का संवेदनशील डेटा भी उसके हाथों में जाने का खतरा रहता है और उसका दुरुपयोग का भी खतरा रहता है। उधर पीएम मोदी बुधवार को बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर के दिग्गजों से मुलाकात करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी भविष्य की योजनाओं पर बात करेंगे। ये बातचीत बुधवार शाम को होगी। बहुप्रतीक्षित राफेल विमान बुधवार को भारत पहुंचेंगे। हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर राफेल विमान लैंड करेंगे, जिसके चलते अंबाला एयरबेस के आसपास हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अंबाला एयरबेस के आसपास 4 गांव में धारा 144 लगा दी गई है। छतों पर लोगों के जमा होने और राफेल विमान की लैंडिंग की फोटोग्राफी पर पूरी तरह से पाबंदी है। इसके संबंध में 144 के डीसी साहब द्वारा ऑर्डर किए गए हैं, जो कि कल सुबह से लेकर कल शाम तक के ऑर्डर हैं, जिसमें प्रोहिबिट किया हुआ है फोटोग्राफी के लिए कि कोई भी फोटोग्राफी जो भी प्रोहिबिट के रखा है, जो भी इसमें पाया जाएगा तो उसके खिलाफ जो है 140 के तहत जो एक्शन जो है एज पर लीगल एक्शन किया जाएगा। और उसके साथ साथ एसपी अंबाला द्वारा भी जो है इसमें आदेश दिए गए हैं कि यहाँ पे नाकाबंदी करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। क्या खत्म हो जाएगी एमएसपी? किसान तो कर्जे में जा रहा है, किसान को कुछ भी नहीं बच रहा है। क्या कभी हो पाएगी किसानों की आय दोगुनी? क्यों किसानों से बड़े हैं कॉर्पोरेट के मुद्दे? क्या कभी मिल पाएगी हमारे किसानों को भी पश्चिमी देशों के किसानों जैसी सब्सिडी? क्यों भारत में बढ़ रहे हैं अमेरिका और चीन के कृषि उत्पाद? क्यों किसान के लिए महंगा है कर्ज और कॉर्पोरेट के लिए सस्ता? क्यों कोई नहीं सुनता आवाज किसानों की? जुड़िए मेरे साथ हिंद किसान की बात स्वराज एक्सप्रेस पर।
सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072. अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में नया मोड़ आ गया है। सुशांत के पिता KK सिंह ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। उन्होंने ये FIR पटना के राजीव नगर पुलिस थाने में दर्ज कराई है। KK सिंह ने आरोप लगाया है कि रिया ने सुशांत से पैसे लिए और उन्हें सुसाइड के लिए उकसाया। इस मामले में सुशांत के पिता KK सिंह ने अपने आवेदन में लिखा है कि मुंबई पुलिस द्वारा जो जांच की जा रही है उस पर उन्हें भरोसा नहीं है, इसलिए पटना पुलिस से इस मामले में जांच करने को कहा गया है। KK सिंह ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार वालों पर गंभीर आरोप लगाए। KK सिंह के मुताबिक रिया ने सुशांत को धोखा दिया, उसके पैसे हड़प लिए। इसके अलावा परिवार से सुशांत को पूरी तरीके से काट दिया। पटना के SSP उपेंद्र शर्मा के आदेश पर राजीव नगर के थाना प्रभारी को इस केस का IO बनाया गया है। इस मामले की जांच के लिए 4 सदस्यों की टीम को मुंबई भी भेजा गया है। ये टीम मुंबई पुलिस से मिलकर उनसे केस डायरी के अलावा अन्य जरूरी कागजात हासिल करेगी। टीम में 2 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। उधर भीमा कोरेगांव हिंसा के केस में NIA ने हनी बाबू को गिरफ्तार कर लिया है। हनी बाबू को बुधवार को NIA की स्पेशल कोर्ट में मुंबई में पेश किया जाएगा। हनी बाबू दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। कुछ दिन पहले हनी बाबू को NIA ने पूछताछ के लिए बुलाया था और अब हनी बाबू को NIA ने गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक अर्बन नक्सल मामले में गिरफ्तार रोना विल्सन के साथ प्रोफेसर हनी बाबू ने पढ़ाई की थी। रोना विल्सन से पूछताछ के बाद ही हनी बाबू पर NIA ने शिकंजा कसा है। आगे बढ़ेंगे। गोरखपुर में किशोर की हत्या से सनसनी है। पुलिस ने अभियुक्त की निशानदेही पर किशोर का शव बरामद किया है। गांव के पास में ही नहर से किशोर का शव बरामद किया गया है। दरअसल आरोपियों ने किशोर को अगवा कर 1 करोड़ की फिरौती मांगी थी। इस मामले में पुलिस ने अब तक 1 आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि 3 आरोपी अभी भी फरार है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। असल में मिश्रोलिया टोला के महाजन गुप्ता का 14 साल का बेटा घर से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। परिजनों ने कई जगह फोन कर पता लगाने की कोशिश की। इस दौरान उन्हें फिरौती के लिए फोन आया, जिसके बाद मामला गंभीर हो गया, जिसकी परिजनों ने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद क्राइम ब्रांच और STF ने मोर्चा संभाला। जो शासन हमको जिन लोगों का नाम बताया है उन लोगों को तो हम जान लीजिए जान ही नहीं रहे हैं। उन लोगों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। अब वो लड़का था, अब उससे क्या संबंध था क्या नहीं था उसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे। प्रथम दृष्टया इसमें यही सामने आया है कि ये सभी नवयुवक जो आसपास के ही रहने वाले उसी मिश्रोलिया और जंगल दूषण नाम का क्षेत्र है थाना पिपराइच में, वहाँ के रहने वाले इन लोगों ने फिरौती की रकम के लिए थोड़ी बहुत पैसे कमाने के चक्कर में, और इनको फिर बाद में लगा कि बच्चा इनको पहचानता है क्योंकि बच्चा लोकल ही था 14 साल का, और इसी वजह से कि इनकी पहचान छुपाने की घर से जो है इसकी हत्या करके बोरे में लाश डाल करके वहीं पास में ही केवटिया नाला है, आप सभी वहाँ देख सकते हैं, और वहाँ पर इन्होंने कल शाम को ही अंधेरे में जा करके वो लाश वहाँ पर डाल दी। और हमारी टेक्निकल एनालिसिस में विदिन 12-14 घंटे के अंदर हमें ये सब चीज़ें क्लियर होना शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश में भयावह कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने लिखा कि प्रदेश की जनता परेशान है, कानून व्यवस्था ठीक करे। प्रदेश में अपहरण की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों में। रायपुर में कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालयों का संचालन आगामी 6 अगस्त तक बंद रहेगा। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार नया रायपुर अटल नगर स्थित विभागाध्यक्ष कार्यालयों सहित रायपुर में स्थित विभागाध्यक्ष कार्यालयों का संचालन 6 अगस्त तक नहीं किया जाएगा। हम आपको बता दें कि पहले 22 से 28 जुलाई तक मंत्रालय और
विभागाध्यक्ष कार्यालयों का संचालन बंद रखने के निर्देश जारी किए गए थे। कलेक्टर रायपुर द्वारा लॉकडाउन अवधि में वृद्धि किए जाने के फलस्वरूप इसे बढ़ाकर अब 6 अगस्त तक कर दिया है। इससे पहले सोमवार को छत्तीसगढ़ सरकार ने 6 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया। कलेक्टरों को जिले की परिस्थितियों के हिसाब से लॉकडाउन का फैसला करने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल पार्टी में लगातार उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। एक बार फिर उनकी अनदेखी हुई है। उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का पद नहीं दिया गया। बृजमोहन अग्रवाल को छत्तीसगढ़ में बीजेपी का संकट मोचक भी कहा जाता है। इसके बावजूद 15 साल की सत्ता में उन्हें हाशिए पर डालने की कोशिशें हुई। प्रदेश में सत्ता बदलने पर भी उन्हें ना ही नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, ना ही लोकसभा का टिकट मिला और ना ही उन्हें राज्यसभा भेजने की कोशिश की गई। उनकी इस बार प्रदेश अध्यक्ष बनने की उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन उसमें भी उनकी देखी ही की गई। एक वक्त था जब उन्हें मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जाता था। राजनीति में पावर गेम होता है और ये आज से नहीं है, ये महाभारत काल से होता है, ये रामायण काल से होता है। इसलिए राजनीति में तो ये सब चलेगा और चलता रहेगा। और उसके बाद भी अगर आप कुछ बनते हैं तो मैं ये मानता हूं कि वो समय की मांग और आपकी किस्मत है, और जिस दिन किस्मत में होगा उस दिन कोई छीन नहीं पाएगा, और नहीं होगा तो कोई दे नहीं पाएगा। भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी चरम पर है और इसकी स्वीकारोक्ति अब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कद्दावर मंत्री रहे बृजमोहन अग्रवाल जी ने कर दी है। भाजपा में 2 खेमे हैं, रमन सिंह का खेमा और बृजमोहन अग्रवाल जी का खेमा। लगातार 15 साल से रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे हैं और जब जब उनके धड़े के लोग चुनाव हारे तो धर्मलाल कौशिक जी को कभी वो नेता प्रतिपक्ष बना दिए तो कभी प्रदेश अध्यक्ष बना दिए, जबकि इन पदों में बृजमोहन अग्रवाल जी सुशोभित होते तो स्थिति दूसरी होती है। जहाँ तक पावर पॉलिटिक्स का मामला है, देखिए राजनीति है, राजनीति बरसों बरस से होती है, अनादिकाल से राजनीति चलती आ रही है और इस तरह की चीज़ें हम सब लोग देखते चले आए हैं, इसलिए इसको नकारा नहीं जा सकता है। दंतेवाड़ा में डीआरजी के जवानों ने नक्सलियों पर कार्रवाई की है और ग्रामीणों के जरिए बनाए जा रहे एक स्मारक को ध्वस्त कर दिया है। दरअसल नक्सलियों के दबाव में ग्रामीण एक स्मारक बना रहे थे, जिसकी सूचना जब डीआरजी के जवानों को मिली तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। ये स्मारक गुमियापाल रेप्यापारा में बनाया जा रहा था। आपको बता दें कि पुलिस कार्रवाई से दंतेवाड़ा में नक्सलियों की कमर टूट चुकी है। उन्होंने अपनी ताकत को जुटाने के लिए अपने साथियों के बीच नक्सली शहीद सप्ताह बनाने की बात कही है। एक तरफ कोरोना संक्रमण की जंग देश दुनिया शिद्दत से लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सिस्टम की नाकामी और प्रशासन की लापरवाही के चलते शर्मसार करती तस्वीरें सामने आ रही हैं। कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट आने के बाद भोपाल के बैरागढ़ निवासी एक व्यक्ति को अस्पताल ले जाने के लिए 2 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं आई तो वो पैदल ही अस्पताल के लिए निकल पड़ा। उसे चक्कर आए तो सड़क किनारे लेट गया। सरकार घटना को शर्मनाक बताते हुए जांच की बात कर रही है। देश में ये स्थिति, राजधानी में एक नहीं 2-3 घटनाएं हम देख चुके हैं। मैंने आपको दिल्ली वाला जिक्र भी, राजधानी का ही जिक्र है। मैंने वहाँ पे जो पेशेंट जो पीपल्स हॉस्पिटल के बाहर छोड़ के गए थे वो भी यही जिक्र है। लगातार सरकार से जब भी जवाबदेही से बात करो तो सरकार उन जवाबों से भागती है। रोज मर रहे, रोज के कोविड के पेशेंट बढ़ रहे, टेस्टिंग हम बढ़ा नहीं पा रहे, सबसे फीसदी हम टेस्टिंग के अंदर है, ट्रेसिंग के अंदर है, उसके बाद भी खुद की पीठ टपटपाने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की हालात गंभीर है। मेरे को आज जो जानकारी मिली है, मैंने जांच के आदेश दिए हैं। ऐसी स्थिति है नहीं, पर यदि हुई है तो ये शर्मनाक भी है। मैंने जांच के आदेश दिए हैं, जो दोषी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और मैंने अधिकारियों को आज सुबह ही बोला है कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसका पूरा पालन किया जाए। जहां एक तरफ पूरा देश कोरोना वायरस से जंग लड़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को अस्पताल से पहली बार वर्चुअल कैबिनेट मीटिंग की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों से बात की। आपको बता दें कि देश में पहली बार अस्पताल से इस तरह की वर्चुअल कैबिनेट बैठक की गई है। 25 जुलाई को शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उनका इलाज भोपाल के चिरायू हॉस्पिटल में चल रहा है। अस्पताल से ही उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट की बैठक की। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने शिवराज की वर्चुअल मीटिंग पर निशाना साधा। कांग्रेस का कहना है कि शिवराज को कुर्सी का डर है, इसीलिए सीएम ने मंत्रियों का
के भरोसे कैबिनेट मीटिंग नहीं कराई। बात करेंगे बिहार की। बिहार सरकार ने बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण और चिकित्सा के बिगड़ते हालात के बीच स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव उदय कुमावत को हटा दिया है। उनकी जगह प्रत्यय अमृत नए स्वास्थ्य प्रधान सचिव बनाए गए हैं। 3 महीने पहले ही कुमावत को स्वास्थ्य सचिव तैनात किया गया था। डॉक्टर्स की सबसे बड़ी संस्था आईएमए ने कुमावत को हटाने के लिए नीतीश कुमार को चिट्ठी भी लिखी थी। नीतीश कुमार एक्शन में तो नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत देर कर दी है, क्योंकि बिहार में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के संकट काल में इस महामारी में भी 2 महीने के अंदर में बिहार सरकार ने तीसरे स्वास्थ्य प्रधान सचिव को बदल कर लाया। इसका मतलब है कि सरकार ने ये स्वीकार कर लिया कि स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल बीमार है और स्वास्थ्य विभाग में गड़बड़ी है। जब स्वास्थ्य विभाग ही संक्रमित है तो प्रत्यय अमृत अब किस वैक्सीन से कौन सा अमृत पिलाएंगे जिससे स्वास्थ्य विभाग स्वस्थ हो, ये तो समय बताएगा। मुंबई के मलाड में कोरोना तेजी से फैल रहा है। यहां कोरोना मरीजों की संख्या 6000 के पार पहुंच चुकी है। हालात इतने गंभीर हैं कि क्षेत्र से मंत्री बने असलम शेख भी कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। वहीं गंभीर होती स्थिति को देखते हुए बीएमसी ने मलाड में एंटीजन टेस्ट बढ़ा दिए हैं। मलाड बीएमसी असिस्टेंट कमिश्नर संजोग कबरे ने बताया कि अब तक 1306 लोगों का एंटीजन टेस्ट हुआ है, जिनमें से 85 लोग का रिजल्ट पॉजिटिव आया है। संजोग कबरे के मुताबिक संवेदनशील इलाकों में सीनियर सिटीजन्स और दुकानदारों का टेस्ट किया गया था। वहीं हफ्ते भर की जांच में 31 पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला स्वराज एक्सप्रेस पर लगातार जारी है।